सत्ता प्राप्त करने के लिए अक्सर हमने नेताओं का खेल देखा है, जहां पर कोई एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, पैसे चलते हैं, वहां पर अलग अलग तरीके से उनको भ्रष्टाचार में शामिल किया जाता है तथा खरीद फरोख्त होता है। ये सारी चीजें हम जानते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर क्या हमारे देश के अंदर ऐसा कोई कानून है जो इस प्रकार से जो हॉर्स ट्रेडिंग होता है उसे रोकने का कार्य करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एंटी डिफेक्शन लॉ की, यानी कि दल बदल निरोधी कानून की चर्चा करने वाले हैं। मैं हिमांशु राय आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आता हूं जो आप इससे काफी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए हम आपसे इसके बारे में शुरुआत करते हैं। बात है 1985 की, जब राजीव गांधी की सरकार ने एक नियम लेकर आए और संविधान के अंदर 52वां संविधान संशोधन किया 1985, और उसके द्वारा एक नियम लेकर आए जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया। और इस एंटी डिफेक्शन लॉ को जो हमारे यहाँ अनुसूची है, टोटल संविधान के अंदर मौजूदा समय में 12 अनुसूचियां हैं, यानी 12 शेड्यूल, और 10वीं अनुसूची के अंदर इसे रखा गया है। इसके कुछ नियम और कानून हैं। अब जरा समझते हैं कि किन किन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर दल बदल कानून लग सकता है। सबसे पहला, यदि कोई व्यक्ति पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, अब कौन, एमपी या कोई एमएलए, अगर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर डिफेक्शन लॉ लग सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। दूसरी बात, अगर वो संसद के अंदर पार्टी के द्वारा दिए गए डायरेक्शन जो होते हैं उनके विरुद्ध जाकर वोटिंग करता है तो ऐसे संबंध में उसके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। तीसरी चीज, यदि कोई निर्दलीय व्यक्ति कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर भी ये डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, दल बदल निरोधी कानून लगता है। और सबसे लास्ट में, यदि कोई नॉमिनेटेड व्यक्ति है, नामित किया गया व्यक्ति है, यानी एमपी या एमएलए, तो अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है 6 महीने के बाद, 6 महीने का समय काटने के बाद ज्वाइन करता है, तो ऐसे में उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। और एंटी डिफेक्शन लॉ लगते ही क्या हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लगते ही उसकी सदस्यता एमपी या एमएलए पद से समाप्त हो जाती है। बात समझ में आई? ये तो आपके 1985 में बनाया गया कानून था। लेकिन एक चीज और भी थी वहां पर कि यदि 1/3 सदस्य, किसी पार्टी के 1/3 सदस्य टूटकर दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उसे मर्जर माना जाएगा, एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। लेकिन ये प्रोविजन, ये प्रावधान बाद में चेंज कर दिया गया और 91वां संविधान संशोधन किया 2003 में किया गया, और उसके द्वारा यह कह दिया गया कि कम से कम जब 2/3 सदस्य टूटकर किसी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तब उसे मर्जर माना जाएगा, यानी उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो यह था एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कि किनके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और किनके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगने वाला है। तो यह है हमारे यहाँ दल बदल निरोधी कानून, जो दल बदलू लोग हैं उनको रोकने का कार्य करता है। अक्सर मामलों में हमने देखा है कि इसको लेकर चर्चाएं होती रहती है, काफी विरोध भी होता रहता है। अब दल बदल कानून के ऊपर फैसला लेने का कार्य कौन करता है, तो ये जो भी सदन के चेयरमैन या स्पीकर होंगे उनका कार्य है। जैसे कि लोकसभा में स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, वो उनका निर्णय होता है कि दल बदल कानून के ऊपर फैसला वही लेंगे। बाकी समय में अगर एमपी एमएलए की अयोग्यता की बात करें तो वहां राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका होती है। कई बार ऐसा मामला देखने में आया है कि जब ये केस या फिर अगर कहा जाए रिजोल्यूशन संसद के अंदर ये प्रस्ताव लाया जाता है तो स्पीकर इसमें काफी डिले भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई समय निर्धारित नहीं होता है कि कितने समय में ये एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू होगा और वहां पे जो प्रस्ताव होगा वो चलाया जाएगा उनके ऊपर। तो आज ये थी जानकारी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जिससे जो खरीद फरोख्त, पैसे का लेन देन, हॉर्स ट्रेडिंग होती है पार्टियों के बीच में, उनको रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से कमियां हर जगह रह जाती हैं, तो ऐसे ही कुछ कमियां यहां पर भी देखी जा रही हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आपके लिए कोई एक नई जानकारी लेकर आऊंगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।